Hello everyone, I welcome you all once again to the Society of Free Educators. This is session number 24.1 from the Communication Skills Learning and Development class. As we all know that after every 6 sessions we have a podcast or we have a fun session. So today is also a kind of similar session where instead of discussing something with each other, we are going to participate in a drama. We are trying to play drama on the screen. ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम एक ड्रामा करेंगे स्क्रीन के ऊपर ही, जिसमें आप सबको पार्टिसिपेट करना है. मैं But first, let's have a quick recap of what we have learned earlier. We understood the difference between match, fit and suit, and then we understood the difference between fewer and less, and then we understood the phrase catch 22. So catch 22 एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ आप ना इधर के रहते हो ना उधर की, where you simply cannot win. And then बिजनेस इंग्लिश में हमने लैंग्वेज फॉर डिसएग्रीइंग पढ़ा था, और वर्ड रूट एनालिसिस में हमने हाइपर, हाइपो, आइटर या आइट्रो एंड आइकन या आइकनो वर्ड्स पढ़े थे. एंड देन वी वर डन विद द रूल्स ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस. तो हमारा ग्रामर सेक्शन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस खत्म हो गया है. द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट विल बी द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एंड देयर आर फ्यू मोर टॉपिक्स दैट आई वांट टू गो थ्रू for totally starting the interactive sessions, which are much interactive as compared to the one that we had very previously. So coming to the session today, we are going to play with the drama. Like podcast, there are also some rules for this session. The first rule is one mic at a time. एक time पे एक ही बंदा बात करेगा. Second is you have to choose a character and play a role. आप सबको एक कैरेक्टर चूज करना है और एक रोल प्ले करना है. एंड द थर्ड इज रीड केयरफुली बिफोर यू स्पीक. सो सब कुछ लिखा होएगा आपकी स्क्रीन पे, आपको उसको पढ़ना है, लेकिन ध्यान से पढ़ना है, बिना पढ़े बोलना नहीं है. एंड देन एवरीवन शैल पार्टिसिपेट, जो कि पॉडकास्ट का भी एक रूल था, और ये फोर्थ रूल सबसे कम लोग फॉलो करते हैं, और आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू फॉलो द फोर्थ रूल टुडे. सो आज जो हम ड्रामा हम प्ले करने जा रहे हैं स्क्रीन पे, वो है फ्रैंकेनस्टाइन. मैं आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बता दूं फ्रैंकेनस्टाइन के बारे में. इसका एक और नाम है, वो है द मॉडर्न प्रोमेथियस. ये 1818 में नॉवल लिखा गया था. इनकी जो राइटर थी वो थी मैरी शेली. ये एक मोहतरमा ने लिखा था. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शी वाज बोर्न इन 1797 एंड शी डाइड इन 1851. और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे इस नॉवल की लगती है, वो ये है कि मैरी शेली ने इस नॉवल को 18 इयर्स की एज में लिखना शुरू कर दिया था, एंड दैट वाज 1815. सो शी वाज बोर्न इन 1797 एंड शी स्टार्टेड राइटिंग दिस नॉवल इन 1815. और 1818 में ये पहली बार पब्लिश हुआ था. आई थिंक 1 जनवरी 1818 में ये पब्लिश हुआ था लंदन में, बट उनका नाम नहीं आया था इस नॉवल में. और इनका नाम इस नॉवल में सेकंड जो पब्लिकेशन हुई थी इस नॉवल की, उसमें आया था इन 1821. तो एग्जैक्टली 3 साल के बाद इनका नाम आया. और बड़ी बात जो मुझे और इंटरेस्टिंग लगती है वो ये है कि ये नॉवल जो था ये कंपटीशन या एक कॉन्सेप्ट के तहत लिखा गया था. जो मैरी शेली हैं, ये इन मैरी शेली, इनके हस्बैंड और उस जमाने में एक और पोइट थे जिनका नाम लॉर्ड बायरन था, जो पॉलिटिशियन भी थे. इन तीनों के बीच में एक फ्रेंडली कंपटीशन सा एक चल रहा था कि कौन ज्यादा बेहतर नॉवल लिख सकता है, और मैरी शेली ने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा था. सो लेट्स हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस नॉवल दैट वी आर गोइंग टू प्ले टुडे. इसका हम एक अडेप्टेशन ड्रामा की फॉर्म में प्ले करेंगे. सो फ्रैंकेनस्टाइन और द मॉडर्न प्रोमेथियस, जैसा मैंने कहा, ये 1818 में लिखा हुआ नॉवल है. इट्स रिटन इन 1818 by English author Mary Shelley. She was born in 1979 and she died in 1851. That tells the story of Victor Frankenstein. अब विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की स्टोरी है इस नॉवल में, जो एक यंग साइंटिस्ट है who creates a hideous sapient creature in an unorthodox scientific experiment. तो वो एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे कुछ, और उन्होंने, जैसा हम सब जानते हैं या हम मोस्ट लोग हम ये जानते ही हैं कि फ्रैंकेनस्टाइन एक मॉन्स्टर नुमा क्रीचर का नाम है, उसको क्रिएट किया था. तो शेली स्टार्टेड राइटिंग दिस स्टोरी व्हेन शी वाज 18. 18 साल की उम्र में उन्होंने स्टोरी लिखना शुरू की थी. एंड
The first edition was published anonymously in London on 1st January 1818 when she was 20. तो 20 साल की उम्र में उनका फर्स्ट एडिशन हुआ था, लेकिन उसमें नाम नहीं आया था, एंड हर नेम फर्स्ट अपीयर्ड इन सेकंड एडिशन पब्लिश्ड इन पेरिस इन 1821. अब मैरी शेली को देखकर मैं ये सोचता हूँ कि मैं 20 साल की उम्र में क्या कर रहा था, और मेरे को याद है कि मैं बीटेक कर रहा था अपने कॉलेज में, और मेरे बाद वाली जनरेशन 18 साल की उम्र में क्या कर रही है, वो पबजी खेल रही हैं, और उनके बाद वाली जनरेशन क्या करेंगे, वो यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगी. So let us let's we all get inspired from this lady, that is Mary Shelley, जिन्होंने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम करने की सोची और उसको कर दिया. और मजेदार बात ये थी कि पर्सी बी शेली या पर्सी बाइस शेली इनके हस्बैंड थे. मैरी शेली और लॉर्ड बायरन, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लॉर्ड बायरन जो हैं वो उस जमाने के एक पॉलिटिशियन भी थे और पोइट भी थे, वैसे ही पर्सी बी शेली भी उस जमाने के एक पोइट थे. इनके बीच में एक कंपटीशन हुआ था कि कौन बेस्ट हॉरर स्टोरी लिख सकता है, और इवेंचुअली मैरी शेली को इस स्टोरी का ड्रीम आया था कि जिसमें एक साइंटिस्ट लाइफ क्रिएट करता है और अपनी ही क्रिएशन से डर जाता है. So Shelley dreamed about a scientist who created life and was horrified by what he made, inspired this novel. तो ये नॉवल उन्हीं की इस ड्रीम से इंस्पायर्ड है. मैं इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल्स आपको बता देता हूँ कि शैली ने एक्चुअली इसको लिखने के लिए क्या किया. इस बंदी की, इस मोहतरमा की डेडिकेशन देखिए आप. शी ट्रेवल्ड थ्रू यूरोप इन 1815 अलोंग द रिवर राइन इन जर्मनी. तो जर्मनी में वो रिवर राइन के आगे पीछे घूमती थी. उन्होंने पूरा रिवर राइन क्रॉस किया, जो कि जर्शीम एक शहर है जर्मनी में, 17 किलोमीटर दूर है फ्रैंकनस्टाइन कैसल से. वहाँ इससे इन्होंने चलना शुरू किया, और जैसे जैसे इनको इंस्पिरेशन मिलती गई इन्होंने ये नॉवल लिखना शुरू किया. और कहा जाता है कि वो जो फ्रैंकनस्टाइन कैसल है उसमें उस जमाने में 200 साल पहले क्या था कि एक साइंटिस्ट अल्केमिस्ट था एक्चुअली, जो कि बड़े अनऑर्थोडॉक्स एक्सपेरिमेंट्स करता था, और यहीं से मैरी शेली को भी इंस्पिरेशन मिली. और इन्होंने जो अपनी जर्नी थी वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में आकर खत्म की, और इस स्टोरी का भी ज्यादातर पोर्शन स्विट्जरलैंड में ही है. लेकिन हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना है, हमें ये ड्रामा प्ले करना है आज. तो हम देखते हैं आगे. ये मोहतरमा है हमारी मैरी शेली, और ये जो है ये है इनके हस्बैंड बॉयश शेली. और ये जो है ये जो हमारे पॉलिटिशियन या और पोइट हैं जिनका नाम लॉर्ड बायरन है, ये हैं. आपको दिखा देता हूँ. मैरी शेली, पर्सी बॉयश शेली और लॉर्ड लॉर्ड बायरन. तो ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. अगर कभी मौका मिला तो ये नॉवल आप जरूर पढ़ना. फिलहाल ये है वो कासल जिसके बारे में बात हुई है कि 1815 में 200 साल पहले यहाँ एक साइंटिस्ट था जिसने बहुत अजीब से एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और मैरी शेली को इस कासल को देखकर ही इंस्पिरेशन मिली थी. ये प्रेजेंटली आज ऐसा दिखता है. अगर आप इसकी 4 या 5 साल पहले कोई पिक्चर देखते तो ये काफी अलग सा दिखता था, और ये डे लाइट में पिक्चर खींची गई है तो काफी क्लियर है, बहुत खूबसूरत लग रही है, बट ये काफी डरावना भी है. ओके, सो मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ थोड़ी सी पहले, बिफोर वी स्टार्ट प्लेइंग दिस ड्रामा. देखो है क्या, सबसे सिंपल सी बात है कि एक साइंटिस्ट है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन करके. उन्होंने एक बॉडी असेंबल की, एक डेड बॉडी को असेंबल करना शुरू किया. जैसे इस पिक्चर में हमें दिख रहा है कि स्केलेटन था, और फिर उसके ऊपर उन्होंने स्किन की लेयर्स चढ़ाई, ऑर्गन्स डाले, बॉडी पार्ट्स डाले, और इन्होंने अनाटॉमी भी पढ़ी थी इस चक्कर में, और फिर एक कंप्लीट बॉडी को उन्होंने फॉर्म दिया. ये है विक्टर भाई, ये फ्रैंकेनस्टाइन भाई साहब, और ये विक्टर है, विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, वो साइंटिस्ट जिसने इस बॉडी को बनाया. ये एक डेड बॉडी है जो इन्होंने बनाई, और फिर इन्होंने गैल्वेनिज्म के तहत काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे इस बॉडी पे. ये एक फिक्शन है, इसको रियलिटी नहीं समझना. और फिर उसके बाद हुआ क्या, इनके एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहे और इस डेड बॉडी में जान आ गई, और ये है वो फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर या क्रीचर जो इन्होंने बनाया था, और जिसके बारे में आज हम
एक ड्रामा प्ले करेंगे और ये बहुत मशहूर स्टोरी है, वैसे लगभग सबने सुनी होगी। तो बिफोर वी स्टार्ट प्लेइंग दिस ड्रामा, किसी को पूछना है कुछ कुछ आज? इज देयर एनीवन हु वांट्स टू से समथिंग और आस्क समथिंग? ओके, सो फ्रैंकेनस्टाइन का आज पहला एपिसोड हम प्ले करेंगे। इसमें 7 सीन्स होंगे। तो जो पहला सीन होगा वो आर्किटिक में होगा और उस सीन में सिर्फ एक ही कैरेक्टर है, वो है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। अब इस कैरेक्टर को कौन प्ले करेगा, जल्दी बताओ मुझे। अ, नहीं, ये पहला कैरेक्टर मैं प्ले कर लेता हूँ। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन का पहला सीन मैं प्ले करता हूँ। देखो, दूसरा सीन है इन द पास्ट इन फ्रेंच होटल। अब इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, वो है जब फ्रैंकेनस्टाइन या विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन 13 साल के थे और जब उनके फादर भी उनके साथ थे। तो इस सीन को कौन कौन प्ले करेगा? ओके, मोहसिन आप प्ले करोगे? आप फादर का रोल प्ले करोगे? Yeah, sure, no issue. ओके, लेट मी नोट दैट डाउन। आपका सीन नंबर 2 है फादर। और विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन का रोल कौन प्ले करेगा 13 साल के बच्चे का? फैसल आप प्ले करोगे? Yeah, sure. थैंक यू फैसल, थैंक यू। 13 इयर्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास फिर से विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन आज के दौर का। वो है आर्किटिक में। ये वाला थर्ड सीन कौन रोल प्ले करेगा इसका? अरे जल्दी बताओ, मेरा ऑफिस शुरू हो जाएगा, मुझे भागना पड़ जाएगा फिर। Who will play this role? Uh, who will play? यार कोई लड़की भी प्ले कर लो, कोई इशू नहीं है। अफनान, यू विल प्ले? ओके, ठीक है अफनान, यू कैन प्ले दिस रोल, आई एम नोटिंग दैट डाउन। और इसके बाद है फोर्थ सीन। फोर्थ सीन फिर से यूनिवर्सिटी का सीन है, एक पास्ट का है। इसमें दो कैरेक्टर्स होंगे, एक प्रोफेसर क्रेम्पे और एक विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन जब वो 17 साल के थे। ये कौन प्ले करेगा? I can play one. नो नो, सारे नहीं प्ले करने आए। यू हैव, आई थिंक दिस इज फैसल, राइट? Right, right, No, right. you have already chosen one, so I won't recommend you to do that until unless we are running short of people who can play this character. मरियम, आप प्ले करोगे प्रोफेसर क्रैम्पे का रोल? Yes, sir. ओके। और विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन एट द एज ऑफ 17, ये कौन प्ले करेगा? नजाकत, आप रोल प्ले करोगे इनका, 17 साल के लड़के का? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर करूंगी। ओके ओके नजाकत, ठीक है। और फिर है सीन नंबर 5। सीन नंबर 5 इस रोल, इस कैरेक्टर का, इस पूरे ड्रामा का है, फिर से आर्किटिक में ही है। और ये कौन प्ले करेगा? अब ये भी विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन है। ये कौन प्ले करेगा? रक्षंदा? ओके सर। ओके रक्षंदा, ठीक है। और सीन नंबर 6, ये बहुत छोटा सा रोल है यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर वाल्डमैन का। ये कौन प्ले करेगा? इरफाना? अरे ओके, आई डोंट थिंक दैट। नवन, आप प्ले करोगे? सर मैं करूं? नहीं नहीं, आपने एक ऑलरेडी चूज किया हुआ है। चलो फैसल, यू कैन प्ले दिस वन एज वेल, ठीक है? ये बहुत छोटा सा रोल है। Okay, Professor Waldman. हाँ। और सीन नंबर 7 फिर से विक्टर का है। वो कौन प्ले करेगा? जिसने विक्टर का रोल लिया ना, उनको बड़ा मजा आने वाला है आज। सीन नंबर 7 में विक्टर कौन बनेगा? ये प्रेजेंट टाइम का विक्टर है। अफनान, वंस अगेन यू।
और समवन एल्स? मोहसिन, कौन यस करेगा? सर, डिसाइड कर लो दोनों में से एक, कौन करेगा? जैसा आपको सही लगे सर। चलो मोहसिन कर लेगा। ठीक है, मैं रूल समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, जब भी कोई ड्रामा या कोई स्क्रिप्ट या कोई फिल्म चल रही होती है तो आपके हाथ में डायलॉग्स का एक पेपर होता है जिसमें सबके सब डायलॉग्स होते हैं, ठीक है? तो और हर एक डायलॉग के पीछे, ओके इरफाना कोई इशू नहीं है, आप कोई बात नहीं है, शी जस्ट मैसेज मी समथिंग, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो क्या होता है, आपके हाथ में एक स्क्रिप्ट आती है जिसके ऊपर नाम और डायलॉग्स होते हैं, हर नाम के आगे उसका डायलॉग लिखा होता है और हर कैरेक्टर का नाम होता है। तो आपको क्या करना होता है रियल लाइफ में, आपको वो डायलॉग्स याद करने होते हैं और आपको कैरेक्टर का नाम नहीं लेना होता, आपको कैरेक्टर प्ले करना होता है और हम वही यहाँ करेंगे। इसको ऑफलाइन करना बहुत इजी है, ऑनलाइन करना पहली बार में टफ इसलिए है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता, लेकिन एक बार बैठ जाए फिर बहुत मजा आता है इसको प्ले करने में। Is there someone who is trying to say something? Mohsin, you are trying to say something? यस सर, एक बार रिपीट कर देना कौन कौन से कैरेक्टर्स किस किस के हैं। मैं आपको आपका बता देता हूँ, ठीक है? सीन नंबर 2 में आपका फादर का कैरेक्टर है ओके सर। फैसल। आपका विक्टर का कैरेक्टर है सीन नंबर 2 में, 13 इयर्स का बच्चा है विक्टर इस टाइम। सीन नंबर 3 में अफनान का कैरेक्टर है जो प्रेजेंट टाइम का विक्टर है वंस अगेन। सीन नंबर 4 में प्रोफेसर क्रम्पे जो हैं वो मरियम प्ले करेंगी और अगेन विक्टर जो हैं 17 इयर्स के वो नजाकत प्ले करेंगी। और सीन नंबर 5 में रक्षंदा है एंड सीन नंबर 6 जो है उसमें प्रोफेसर का रोल फैसल प्ले कर रहे हैं वर्ल्डमैन का। और सीन नंबर 7 में मोहसिन आप फिर से हो एज विक्टर। ओके, यस सर। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। देखो सीन नंबर 1 है जो कि हमने पीछे देखा था, टुडे इन द आर्कटिक। तो सीन समझो क्या है, विक्टर जो है वो आर्कटिक जो सर्कल है जिसमें सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, वहां खड़े होकर वो अपने, जैसे मैंने आपको पीछे स्टोरी में बताया ना कि फ्रैंकेनस्टाइन जब बन गया था, जब उसने गैल्वेनिज्म के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए अपनी लैब में और फ्रैंकेनस्टाइन नाम का एक उसने क्रीचर बना लिया, उसमें जान आ गई, तो वो लैब छोड़कर निकल गया। और जब वो लैब छोड़कर निकल गया तो ये जो साइंटिस्ट विक्टर, ये जो विक्टर था साइंटिस्ट, इसको मर्डर्स के और किलिंग्स के न्यूज आने लगे और सारा इल्जाम फ्रैंकेनस्टाइन के ऊपर, जो इसने क्रीचर बनाया था उसके ऊपर आने लगा। और ये उस क्रीचर को ढूंढना शुरू हो गया फिर, क्योंकि वो भाग गया था लैब छोड़कर और इसको कहीं से न्यूज मिली थी कि वो आर्कटिक में है और ये उसको ढूंढता ढूंढता आर्कटिक में आ गया। और आर्कटिक में इसकी हेल्प एक एक्सप्लोरर ने की थी जो साइंस के लिए कुछ भी कर सकता था। तो अब ये है पूरा सीन, देखो ये रहा आर्कटिक, और क्योंकि आर्कटिक में सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और ये रहे हमारे विक्टर भाई साहब। तो देखो इसको सीन नंबर 1 क्या है, हेलो। और देखो एक चीज और ध्यान रखिएगा, टोन अपनी समझ लीजिएगा, डायलॉग पढ़ने से पहले अच्छी तरह डायलॉग पढ़ो और उसको कोशिश करो कि सेम टोन में आप परफॉर्म करो, इससे आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा। अब फेस टू फेस समझाना ये मेरे लिए बहुत इजी था, स्क्रीन पे समझाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आप मेरे सामने बैठे नहीं हो, लेकिन अगर आप मेरे सामने होते तो बहुत इजी रहता। हम फ्यूचर में कभी कर लेंगे आमने सामने वाला सेशन भी, बट एज ऑफ नाउ आप सिर्फ डायलॉग पढ़ो और उसको समझो कि किस टोन में बात कर रहा है। तो पहला है, ये विक्टर आर्कटिक में है और ये अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है सबको। आपको ये इस तरह से समझ सकते हो कि एक स्टेज है जिसके ऊपर आर्कटिक का सेट बनाया हुआ है और विक्टर की एंट्री होती है स्टेज में और वो कैसे बोलता है, हेलो आई एम विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, आई एम अ साइंटिस्ट फ्रॉम स्विट्जरलैंड, you might ask how I arrived here in Arctic Circle. Yes, it's far from home. I come I come this far upon the ice, but it's very cold and I almost died. I was rescued by an explorer's boat. Captain Waltman is a kind man, but he's ready to do anything to push the limits of science. He is a fool, and so are you if if you try to fight nature. Pardon me, I'm sick, it's freezing. ये है मेरा डायलॉग विक्टर का पहला। अब जो मैंने खांसी की थी वो मैंने जानबूझकर की थी, वो इसलिए की थी क्योंकि यहाँ पार्डन मी है
और आगे एक पॉज है, और मैंने डायलॉग में पढ़ा कि ये फ्रीजिंग है, तो ये पॉज जो है ये खांसी की शेप में बहुत अच्छे से बैठता, और इसका डायलॉग कंटिन्यू हो रहा है. बट आई हैड टू कम एंड फाइंड द मॉन्स्टर आई हैव क्रिएटेड. Did I ever think I would feel this way about a creature I gave life to? No, I did not. Never. I created life and all creature has ever caused is death. How did I give life to the creature? My love of science started early. I remember one morning when I was on holiday in France and my father. तो यहाँ से अब सीन नंबर सेकंड स्टार्ट हो जाएगा कि देखो इसने क्या किया है. ये आर्किटिक में आया है, इसने अपने बारे में बताया सबको कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गया. आप सारे सोच रहे हो कि मैं बहुत दूर आ गया हूँ, बर्फ पर चलता हुआ आया हूँ, और मेरी कैप्टन वॉल्टन ने मेरी हेल्प की है, जो कि मेरी तरह साइंस के लिए पागल है बिल्कुल. वो कुछ भी लिमिट्स क्रॉस कर लेगा साइंस के लिए, और आप भी पागल कहलाए जाओगे अगर आप नेचर के साथ फाइट करना शुरू करोगे. अब इसने नेचर के साथ फाइट कैसे की? जो इसने फ्रैंकेनस्टाइन बनाया था, जो इसने क्रीचर बनाया था, वो एक डेड बॉडी थी, और इसने डेड बॉडी में फिर से लाइफ डाल दी थी, और एक मरी हुई चीज कभी वापस नहीं आती. ये नेचर के रूल्स के खिलाफ है, और इसने यही काम किया. और वहां पर ठंड बहुत थी, ये सिक भी था, और तो और अब ये सबको बता रहा है कि भाई मैंने एक क्रीचर बनाया, और मैंने उस क्रीचर को जन्म दिया, मैंने उसको जिंदगी दी, और उस क्रीचर ने हर जगह मौत की खबरें फैलाई, सिर्फ मौत ही मौत हर जगह फैलाई. और बैकग्राउंड बता रहा है आपकी ये कैसे पहुंचा उस क्रीचर को बनाने तक, कि ये सारा स्टार्ट हुआ जब मैं बहुत छोटा था, मेरे फादर के साथ मैं फ्रांस में था, और मेरे को साइंस के साथ जो प्यार है वो बहुत अर्ली स्टेजेस पे शुरू हो गया था. चलो, कमिंग टू द सीन नंबर 2. दिस इज मोहसिन एंड फैसल इन ए फ्रेंच होटल, जिसमें विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन और उस 13 साल का बच्चा और उनके फादर हैं. ये वो होटल है. सो लेट्स स्टार्ट. आप डायलॉग्स पढ़ लो बहुत अच्छे से, एंड वन बाय वन स्टार्ट डूइंग इट. मुझे बता देना जब शुरू करोगे. I'm ready, sir. फैसल? Yeah, I'm ready to. ओके, लेट्स स्टार्ट. Mohsin, shall we start? Yeah, we should. So first Hello? dialogue is from Victor Frankenstein, 13 Uh, years old. Mohsin? I Look, was the father, right? Oh, sorry. I am. Father. Sorry. I have to start. I have to start. Okay. Yeah. Look, Dad, look. Reading a book. That's good, my boy. It's been raining for hours. Staying indoors isn't good for a 13-year-old, but it's lucky you found an interesting book here at the hotel. Yes, I'm not bored anymore. Actually, I have never read any text. Yes, I'm not anymore. I read anything. What is it about? Let me see. Cornelius Argipa. Oh, my dear Victor, don't waste your time with this book. It's full of foolish ideas. Find another one. So thank you guys. Thank you very much. So everyone has seen कि कैसे play करना है. ये बहुत अच्छी तरह से play किया इन्होंने. And just one thing I will like to add is this is not Archipa. This is Agrippa. Cornelius Agrippa एक book है बहुत पुरानी. Oh, okay, sir. So let's come to the scene number 3. अब यहाँ से आपको स्टोरी पता लग गई कि विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन आर्किटिक में है, और वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था, और उसने बताया कि मैं पहुंचा कैसे यहाँ तक. एक सीन है उसका अपने फादर के साथ, वो फ्रांस के होटल में एक बैठा होता है, फ्रेंच होटल में, जहाँ उसके फादर और उसमें डिस्कशन चल रही होती है. वो एक बुक पढ़ रहा होता है, बुक का नाम है कॉर्नेलियस एग्रिपा. और उसके फादर अपने फादर को बहुत क्यूरियस होके बोलता है कि देखो पापा, देखो मैं किताब पढ़ रहा हूँ. और उसके फादर उसको शाबाशी देते कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मेरे बहुत बेहतरीन लड़के हो, तुम 13 साल की उम्र है तुम्हारी, और इट्स लकी कि तुमने इस होटल में एक किताब पकड़ ली. और विक्टर उनको बताता है कि हाँ, मैं बोर नहीं हो रहा हूँ इस किताब को पढ़ के, ये बहुत अच्छी किताब है, और मैंने इस तरह की किताब कभी पहले पढ़ी नहीं. और फिर उस विक्टर के फादर उनको कहते हैं कि व्हाट इज दिस अबाउट, ये है किसके बारे में. और फिर वो देखते हैं कि ये कॉर्नेलियस एग्रिपा है,
जो कि एक बहुत पिछड़े हुए ज़माने की किताब है, जिसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे दिए गए थे जो आज के मॉडर्न साइंस के साथ फॉलो नहीं करते। तो यहाँ से पता लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ पढ़ रहे थे जो कि आज के ज़माने में वो मायने नहीं रखती। ठीक है, कमिंग टू द सीन नंबर थर्ड, दिस इज टुडे इन द आर्किटिक। फिर वापिस से आर्किटिक वाला सीन आ जाएगा और विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन अब क्या कहेंगे देखते हैं हम आगे। अफनान, Yes, sir. स्टार्ट। I had in my hands a book by an alchemist. यार आपकी आवाज़ बहुत कम है। I had in my hands a book by an alchemist who lived in the 1500s. My father didn't explain to me that Agrippa's ideas were old and had no place in modern science. So I went on to read books by other alchemists. I thought about the power of magic all the time. I wanted to find the elixir of life. Uh, could I ever end diseases and control death? These were my thoughts when I went to the University of what was that, sir? Ingolstadt, In East Goldstedt, Ingolstadt। in Goldstedt, in Germany. But when I arrived there, I didn't expect my professors to laugh at me. ओके, थैंक यू। तो अब हुआ क्या, वो जो किताब पढ़ रहा था एग्रीपास की, अब वो उस किताब को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये एक नेक्स्ट माइच बोलना, हाँ, ये नेक्स्ट एक माइच बोलना, अल्केमिस्ट के बारे में है, ये खत्म होते यार। जो कि 1500s में था। और किसी ने इसको, इसके फादर ने कभी बताया नहीं कि ये जो आइडियाज हैं एग्रीपास के, आइडियाज वो मॉडर्न साइंस में कोई मायने नहीं रखते, इसलिए ये किताब ये पढ़ता रहा। और इस अल्केमिस्ट के आइडियाज इसके दिमाग में बिल्कुल बहुत अच्छे से बैठ के, और इसीलिए इसने साइंस चूज करके यूनिवर्सिटी ऑफ इन गोल्डस्टैड में आया, जर्मनी में पढ़ने के लिए। और इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसके प्रोफेसर इसकी इस नॉलेज के ऊपर हंसेंगे। तो वही इसके साथ हुआ। हंसे क्यों? क्योंकि जो एग्रीपास के आइडियाज थे वो मॉडर्न साइंस में कभी मायने नहीं रखते थे। So coming to the scene number fourth, we have in the past again। पास्ट का सीन है, हर एक चीज पास्ट टेंस में होगी। और ये यूनिवर्सिटी का सीन है, जर्मनी में इंगलस्टेड यूनिवर्सिटी थी, जिसमें प्रोफेसर क्रेम्पे और विक्टर Have you really फ्रैंकेनस्टाइन अब wasted 17 your साल time का हो studying गया these है। foolish ideas, young Frankenstein? God, good God, has nobody ever told you these ideas are old and silly? भाई फ्रैंकेनस्टाइन कहाँ गया हमारा? नजाकत। But Professor Premier, I आपकी आवाज बहुत कम है नजाकत, सर आ रही है आवाज? बहुत कम। सर अब ठीक आ रही है? अब भी बहुत कम आ रही है। But Professor Premier, I हाँ, नेक्स्ट लाइन। Has nobody ever told you these ideas are old and silly? well no, it's never been explained to me why I. वाई आई इस तरह से। चलो ये होना ही था बिकॉज ये ऑनलाइन क्लास है। एंड थैंक यू नजाकत एंड मरियम फॉर प्लेइंग दिस पार्ट। हुआ क्या है, ये अपनी यूनिवर्सिटी में गया था पास में जर्मनी में, और वहां पर प्रोफेसर क्रम्पे इसको हंस रहे थे और इसको बोल रहे थे कि तुमने अपना वक्त बर्बाद किया है एग्रीपास की बुक पढ़ के। क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि ये बहुत पुरानी आइडियाज के ऊपर बेस्ड है और स्टूपिड सिली आइडियाज के ऊपर बेस्ड है? और ये अभी उनको एक्सप्लेन कर ही रहा था कि नहीं, मेरे को किसी ने नहीं बताया कि ये क्या है, लेकिन इसकी बात वहीं पे काट दी गई। सो कमिंग टू द
Last dialogue from Professor Crampe. Mariam, this is your dialogue. All is not lost, my dear sir. You must start again and study real science. हाँ, यहाँ पर क्या था, अब फ्रैंकेनस्टाइन प्रोफेसर क्रैम्पे को बता ही रहा था कि मुझे किसी ने नहीं बताया, लेकिन प्रोफेसर क्रैम्पे ने उनकी बात काट कर उनको बोला कि देखो बच्चे, अभी कुछ बर्बाद नहीं हुआ, तुम फिर से स्टार्ट कर सकते हो और असली साइंस पढ़ सकते हो, मतलब मॉडर्न साइंस पढ़ सकते हो। ये तुम पुराने जो अल्केमिस्ट के दौर की साइंस है, पुराने आइडियाज जो हैं उनको आप शन कर दो, उनको छोड़ दो, ये वाले पढ़ लो। There is a message in chat, just give me 1 second. Okay, I have noted it, don't worry. तो चलो नेक्स्ट उस पे आते हैं, सीन पे दोबारा से आर्किटिक में पहुंच के हैं और विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन अब इस सीन को एक्सप्लेन करेगा बहुत अच्छे से। सो हमारे विक्टर भाई साहब पढ़ लो सीन और बताओ। Hey Rakshanda, it's your turn. Is she with us? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, read it and Shall I start? yes, yes. Sure. I didn't like Professor Grimby at all, and modern science wasn't as exciting to me as the science of the old alchemists. Those men wanted to discover things about power and how to live forever. Perhaps their ideas didn't work, but they were fantastic. I was disappointed, but not for long. Cited again was one particular class. Professor Waldman didn't laugh at the old alchemist I loved so much. I felt he understood me. Later, I paid him a visit. He opened my eyes to other subject. I remember his words well. बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच रक्षंदा, बहुत अच्छे से प्ले किया। मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, आपको सॉरी नहीं बोलना होता स्टेज पे या ड्रामा के टाइम, बिकॉज आपने एक बार डायलॉग पढ़ लिया, सो पढ़ लिया, उसको इम्प्रोवाइज कर लो, बट डोंट यूज द वर्ड सॉरी, ओके? रेस्ट एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। आपका जो टोन था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब इसमें हुआ क्या है सीन नंबर 5 में, क्योंकि प्रोफेसर क्रैम्पे हंसा था विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन पे और उसको वो बात बड़ी अजीब लगी थी, और वो यही कह रहा है कि सबके लिए ये ओल्ड एल्केमिस्ट वाली साइंस जो है वो इतनी एक्साइटिंग नहीं है जितनी मेरे लिए थी, और मैं इसीलिए मुझे प्रोफेसर क्रैम्पे ज्यादा अच्छे नहीं लगे। लेकिन मुझे जो एग्रीपास के आइडियाज थे, जो इसमें ओल्ड एल्केमिस्ट के जो आइडियाज थे, मुझे ये बेहतर लगते थे और बाकियों को ये डिसअपॉइंटिंग लगते थे। जो चीज इसको पर्टिकुलरली अच्छी लगी वो ये थी कि प्रोफेसर वाइल्डमैन जो थे वो इस पर हंसे नहीं, इन आइडियाज पे, और वो इन आइडियाज को बहुत पसंद करते थे, और विक्टर को लगा कि प्रोफेसर वाइल्डमैन जो है वो उसकी बात समझ रहे हैं, और विक्टर अब प्रोफेसर वाइल्डमैन के पास गया सीखने के लिए, और प्रोफेसर वाइल्डमैन के वर्ड्स आएंगे हमारे सीन नंबर 6 में, वो है फिर से पास्ट का यूनिवर्सिटी में। सो हमारे प्रोफेसर वाइल्डमैन फैसल। Shall I start? Yes, yes. If you wish is to become a real man of of science, you must study everything, including chemistry and mathematics. थैंक यू फैसल। अब यहाँ क्या है, उसको प्रोफेसर वाइल्डमैन के जो वर्ड्स जो उसको याद रहे थे वो ये वर्ड्स हैं। प्रोफेसर वाइल्डमैन ने उनको कहा था कि अगर तुम साइंस के सच्चे आदमी बनना चाहते हो, इफ यू विश टू बिकम ए रियल मैन ऑफ साइंस, यू मस्ट स्टडी एवरीथिंग, तुम्हें हर चीज पढ़नी चाहिए, इंक्लूडिंग केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो तुम्हें सिर्फ साइंस ही नहीं, तुम्हें केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स भी पढ़नी चाहिए। अब यहाँ पर केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को साइंस में गिना गया है, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स और बायो का मेंशन नहीं है, क्योंकि जो ये दौर था ये वाला 1500 से जो 1800 था, 1800 तक या 1900 तक जो दौर था, ये फिजिक्स और बायो का बहुत गोल्डन पीरियड था,
और इसमें साइंस का मतलब फिजिक्स और बायो ही लिया जाता था, केमिस्ट्री को बिल्कुल एक अलग स्ट्रीम माना जाता था और मैथमेटिक्स को टोटली डिफरेंट। और आज के टाइम में मैथ्स को फिर भी थोड़ा नॉन मेडिकल कंसिडर किया जाता है और मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ाई जाती है। तो ये यहाँ से आप फर्क समझ सकते हो कि यहाँ पर फिजिक्स और बायो को मेंशन क्यों नहीं किया गया। तो ये थी प्रोफेसर वर्ल्डमैन की एडवाइस। हमारा लास्ट सीन है वो है सीन नंबर 7, फिर से प्रेजेंट का सीन है आर्किटिक में, और विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन अब हमें फाइनल टच देंगे आज के एपिसोड का। प्लीज मोहसिन, दिस इज योर टर्न। Okay, sir. Just give me a second. I built my own laboratory in the room at the top of my house, and I studied hard. At the end of 2 years, I even made some discoveries in chemistry. The other professors at the university were pleased. My father wrote me letters. He sent news about my young brothers and my childhood love, Elizabeth. But I didn't give them much thought. I started to study anatomy, and all I could think was about creating life. And and I succeeded, unfortunately. तो वेरी गुड, थैंक यू मोहसिन। तो अब हुआ क्या है, ये जो सीन नंबर 7 है इसमें पास्ट की साहब को कंटिन्यू करते हुए विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन बताता है कि उसने अपने घर के छत पे लेबोरेटरी बनाई थी जिसमें उसने बहुत अच्छे से स्टडी किया था, और 2 साल के अंदर अंदर उन्होंने केमिस्ट्री में काफी सारी डिस्कवरीज भी की थी। और जो उसके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे वो काफी खुश थे उससे, और उसके फादर उसको लेटर्स भी लिखते थे, और उसके छोटे भाई के बारे में और उसकी चाइल्डहुड लव जो जिसका नाम एलिजाबेथ था उसके बारे में। बट वो इन सबको इग्नोर करता रहा और अपनी स्टडी जारी रखी, और उसने एनाटॉमी भी पढ़ी और लाइफ क्रिएट करने का सोचा और सक्सीड भी हो गया। उसने एक क्रीचर बनाया और उसमें जान भी दे दी। और ये कहते कि अनफॉर्चुनेटली मतलब ये खुश नहीं था इस चीज से अब, लेकिन जब इसने बनाया था तब ये बहुत खुश था कि हाँ मैंने जो मैं चाहता था वो हो गया। सो ये पूरा ड्रामा है आज जो हमारी अडेप्टेशन है फ्रैंकेनस्टाइन की 7 सीन्स की, पहला एपिसोड था ये। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा पार्टिसिपेट करके। मैं सिर्फ 3-4 पॉइंट्स बोलूंगा इसमें कि नेक्स्ट टाइम से जब भी हम ड्रामा करेंगे हम 3 चीजों का जरूर ध्यान रखेंगे। पहली चीज ये है कि जब तक कैरेक्टर डिमांड नहीं करता आपका तब तक एक्सेंट डालने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जो फ्लो ऑफ रेट ऑफ स्पीच है, मतलब आपकी जो, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, देयर इज वन मोर गाय इन द चैट। ओके, थैंक यू थैंक यू। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि आपका जो स्पीड या फिर फ्लो ऑफ वर्ड्स है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पहली लाइन तेज पढ़ी दूसरी लाइन स्लो, या आप कुछ ऐसी जगह पे पॉज ले रहे हो जहां पर फुल स्टॉप या कॉमा नहीं है, या फिर कुछ जगह आप पॉज नहीं ले रहे जहां पर फुल स्टॉप या कॉमा है। और तीसरी चीज ये है कि ये जो हम इम्प्रोवाइज करते हैं इसका बहुत बड़ा स्कोप होता है ड्रामास में। तो टेंशन नहीं लेनी है अगर गलत हो गया कोई डायलॉग, तो आपको उसको कंटिन्यू करना है, बिकॉज ये एक लाइव चीज होती है। ड्रामा थिएटर में किया जाता है, स्टेज के ऊपर लाइव सबके सामने। आप एक बार कोई चीज बोल दो उससे आप वापस नहीं आ सकते। तो इस ड्रामा को यहीं तक रखते हैं हम आज। आई होप सबको मजा आया होगा। तो हमारी स्टोरी जो पहुंची है याद रखिएगा वो ये है कि विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन आर्किटिक में गया है और वो अपनी स्टोरी सुना रहा है कि कैसे वो आर्किटिक तक पहुंचा, जिसमें दूसरे सीन में उसके फादर के साथ हम देखते हैं कि कैसे वो एक एग्रीपास के आइडियाज की बुक पढ़ना शुरू कर जाता है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो इन्हीं आइडियाज को लेकर यूनिवर्सिटी भी जाता है अपने, जहाँ पर उसके ऊपर सारे प्रोफेसर हंसते हैं, प्रोफेसर स्पेशली प्रोफेसर क्रैम्पे हंसते हैं उसके ऊपर कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तुमने अपनी वक्त बर्बाद किया है, तुम असली साइंस पढ़ो, ये पुरानी साइंस है। और हम फिर आगे देखते हैं कि जो दूसरे प्रोफेसर है वो इससे काफी खुश है कि हाँ ये ठीक है, और वो इसको सपोर्ट भी करता है। और फिर ये अपने इसी लव ऑफ साइंस को आगे ले जाता है और अपने छत पे एक लेबोरेटरी बनाता है और ये ट्राई करता है एक लिविंग क्रिएचर क्रिएट करने की फ्रॉम डेड, एंड ही एक्चुअली सक्सीडेड, and he was very proud of what he has done at that point of time. But right now as he is in architect and he is considering himself very unfortunate, बहुत अपने आप को कोस रहा है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, बिकॉज जैसे ही इसने फ्रैंकेनस्टाइन को बनाया था वो लेबोरेटरी छोड़ के भाग जाता है और उसके बाद इसको
मर्डर्स और किलिंग्स की न्यूज आने लगती है, सारा इल्जाम फ्रैंकेनस्टाइन जो इसने बनाया होता है क्रीचर उसके ऊपर आ जाता है। तो आज हम वोकैबुलरी में देखते हैं कि क्या है हमारे पास एसी से। सो कौन डिफाइन करेगा फूल क्या होता है? अरे फूल तो सबको पता होगा, फूल क्या होता है? फूल होता है स्टूपिड या बेवकूफ। सो फूल इज ए स्टूपिड पर्सन। मॉन्स्टर को कैसे डिफाइन किया जाता है? सर समथिंग इनह्यूमन जो किल करे विदाउट थिंकिंग। नो, इट्स नॉट अबाउट किलिंग। मॉन्स्टर इज समथिंग व्हिच इज फ्राइटनिंग एंड ये लिविंग होती है मगर ये इंसान नहीं होती। सो मॉन्स्टर इज ए लिविंग थिंग दैट इज फ्राइटनिंग एंड नॉट ह्यूमन, जो कि डरावनी होती है और वो इंसान नहीं होती। थर्ड है क्रीचर। अब क्रीचर को कैसे डिफाइन करते हैं हम इंग्लिश में? क्रीचर की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। Not a human, but a living thing. यस एग्जैक्टली, क्रीचर इज नॉट ए ह्यूमन बट एनी लिविंग थिंग। तो जो भी चीज इंसान नहीं है लेकिन लिविंग थिंग है वो क्रीचर है। फोर्थ इज अल्केमिस्ट। अब अल्केमिस्ट हमने ये वर्ड काफी बार पढ़ लिया पीछे ड्रामा में। अल्केमिस्ट क्या होता है? चलो मैं बताता हूँ। अल्केमिस्ट एक पुराने टाइम के साइंटिस्ट थे, मिडिल एजेस के, जो क्या करते थे, वो हर मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करने की सोचते थे और वो केमिस्ट्री से ज्यादा डील करते थे। सो अल्केमिस्ट इज अ साइंटिस्ट इन द मिडिल एजेस हु ट्राई टू चेंज मेटल्स इनटू गोल्ड एंड फाइंड ए क्योर फॉर इलनेस। और ये बीमारियों का भी क्योर ढूंढते थे इन फॉर्म ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स या सॉल्यूशंस। ठीक है, इसके बाद आता है पावर। पावर को कैसे डिफाइन करोगे? ये तो साइंस में सबने पढ़ा है। पावर को कैसे डिफाइन करेंगे? इट्स स्ट्रेंथ और एबिलिटी टू डू समथिंग स्पेशल, या स्ट्रेंथ और एबिलिटी टू डू समथिंग, दैट इज कॉल्ड पावर। एंड एलिक्सर ऑफ लाइफ। एलिक्सर ऑफ लाइफ हमने पढ़ा था सेकंड सीन में, सॉरी फर्स्ट सीन में एलिक्सर ऑफ लाइफ पढ़ा था। तो एलिक्सर क्या ऑफ सर लाइफ क्या होता है? जैसे सर अमृत होता है। एग्जैक्टली, एलिक्सर ऑफ लाइफ को अगर हम उर्दू में या हिंदी में बोलेंगे शॉर्ट टर्म्स में, सो इट्स अमृत। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? लिक्विड विद मैजिकल पावर्स व्हिच कुड गिव समथिंग एटर्नल लाइफ। जो एक अमर जिंदगी किसी को दे दे, एक लिक्विड जिसमें मैजिकल पावर्स हो, अमृत, उसको हम एलिक्सर ऑफ लाइफ कहते हैं। एंड अनॉटमी। अनॉटमी क्या है? सो अनॉटमी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इंसान का जिस्म जिस तरह से है उसकी स्टडी करने को हम अनॉटमी कहते हैं। सो थैंक यू गाइस, आई बिलीव आज हम इतना ही रखते हैं। हाँ, आज इतना ही रखते हैं हम। You have been very wonderful. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज लेट मी नो राइट नाउ। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? चलो ये बता दो, आपको अच्छा लगा ये टास्क आज वाला? यस सर। बहुत अच्छा लगा। बस दो ही यस? Yes, sir, it was something different to learn English. ओके। सो एक्चुअली ये जो टास्क है ये किया जाता है हमारी जो वर्बल इंग्लिश है और जो हमारा फेयर ऑफ इंग्लिश है उसको खत्म करने के लिए ये टास्क इस तरह से किए जाते हैं। और इसमें और भी काफी सारे टास्क थे इस पूरे प्रोग्राम में, बट ये ऑनलाइन है तो इसको हमें इस तरह से करना पड़ेगा। आई होप जब हम नेक्स्ट टाइम इस तरह से करें तो वो जो 3 प्रॉब्लम्स हमें आ रही थी कि कोऑर्डिनेशन की, और एक चीज और यार, डायलॉग से पहले ना परमिशन नहीं लेनी है आपने। मतलब आपने बोला नहीं है शैल आई स्टार्ट, नेक्स्ट टाइम से इस टाइम कर लिया बिकॉज दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम and we have to be aware of what is all going around with us. So thank you guys who have told in the chat कि अच्छा है। We shall continue these kind of activities in our podcast sessions. So you guys have been very wonderful. Thank you once again. I hope सबको मजा आया. So we shall meet in the next session. Bye bye.